बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम आपको कहेंगे कुछ आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। शुएब, और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है, कहीं पर भी हो, यहाँ हो, कहीं और हो, डिस्कशन हो, बात होती है महंगाई की। बिल्कुल, तो इस जुमले से इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। किस रोटी की बात कर रहे हैं? गरीब की रोटी की बात कर रहे हैं। उस गरीब की रोटी की बात करें जो चांद की तरह है, कभी पूरी है, कभी आधी है, कभी पौनी है, कभी नहीं है। गरीब के पास रोटी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, आटे का जो बहरान है, एक तरफ हम क्या देखते हैं, आए रोज़ कीमत में इजाफा, और दूसरी जानिब सरकारी आटे की मुफ्त तकसीम अगर हो तो छीना झपटी होती है, जानें चली जाती हैं। अवाम क्या करते हैं, ट्रकों पर चढ़ जाते हैं, आटा छीनते हैं और इस दौरान कई ज़ख्मी हो जाते हैं, कईयों की जान चली जाती है। लाहौर आपको लेकर चलते हैं। लाहौरी इस वक्त इस महंगाई के चक्के में जो पिस रहे हैं और जो उस कतार में लग रहे हैं जहाँ पर मुफ्त आटा मिल रहा है, क्या आटा लेकर आ रहे हैं या ज़ख्म लेकर आ रहे हैं? ये मुफ्त सरकारी आटे के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर इस वक्त हो क्या रहा है? हमारे नुमाइंदे उमैराना में ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर, क्या हालात है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के? जी शुएब और सबीन, मैं इस टाइम लाहौर में जो मुफ्त आटा जो सेंटर हैं सप्लाई किए जाते हैं जहाँ पर शहरियों को, वहाँ पर मौजूद हूँ। वहादत रोड पर ये एक सेंटर बनाया गया है, इसमें मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। जो लोग हैं वो पहले जो है अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पर लाते हैं, उसको वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन अगर हो जाए, उन अहल जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात यहाँ पर आए हुए हैं, वेरिफिकेशन के बाद जो है उनको आटा यहाँ पर फ़राहम किया जा रहा है। 10 किलो का बैग है। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको 3 बैग जो है वो दिए जाते हैं, और अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें रजिस्टर नहीं है तो वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के बाद 2 रोज़ से हर शहरी को जो है, हर फैमिली मेम्बर को 10 किलो का आटा जो है वो फ़राहम किया जा रहा है। इस टाइम लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। कुछ मसाइल का भी सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं कि हमें शनाख्ती कार्ड दिखाने के बावजूद जो है वो आटे की जो फराहमी है वो नहीं की जा रही है। कुछ जो माजूर अफराद हैं, जो माजूर लोग हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं और इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं जिन्हें जो है वो आटा मिला है, और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें आटा नहीं दिया जा रहा है। उनको जब ये शनाख्ती कार्ड दिखाया है तो वो क्या कहते हैं? कह रहे हैं नहीं है आटा, आपका नहीं है, यही बता रहे हैं। तो कितनी देर से आप यहाँ पर ठहरी हैं? तकरीबन आधा घंटा तो हो गया इधर लाइन में लगी हुई। तो एक आटे का एक भी नहीं दे रहे हैं? एक तो मिलना चाहिए ना, कोई भी नहीं, मिला ही नहीं है। आंटी जी आप बताइएगा, आप कब से यहाँ पर मौजूद हैं और क्या आपको मिल गया आटा? आधा पौना घंटा हो गया, अभी नहीं मिला। अभी तो मेरे से तो खड़ा नहीं, जब बेटी को भेजा है तो मैंने कहा मेरे से नहीं खड़ा हुआ जाएगा तो आप जाओ, देखो अब देते हैं या नहीं देते। रोज़ा है, ज़ाहिर है तमाम लोग जो है रोज़े की हालत में जो है यहाँ पर आटे की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये स्कैनिंग किया जाता है शनाख्ती कार्ड, एक पूरा एक प्रोसीजर है। इनके पास एक ऐप है, उसको जब स्कैन किया जाता है यहाँ पर तो ये देखें, ये वाला जो शनाख्ती कार्ड है इसका नाम है खालिद गुलजार, और इसको जब हमने स्कैन किया है तो स्कैन कोड आया कि इनको 2 थैले दिए जाने हैं। यानी ये एक थैला जो है ये पहले ले जा चुके हैं और अब एक थैला जो है इन्हें यहाँ पर 2 थैले जो है इनको दिए जाएंगे। सर थोड़ा सा बताइएगा, आप मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि किस तरह से पहले 3 थैले दिए जा रहे थे, अब एक थैला भी दिया जा रहा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर नहीं है, तो कुछ मसाइल भी हैं लोगों को, तो उससे कैसे निपट रहे हैं? बस मुतमईन करते हैं उनको आगे। हम ये लाहौर में 5 ऑफिस हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के 5 ऑफिस हैं, उनका फिर इनको एड्रेस दिया जाता है कि आप वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। वहाँ फिर और भी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होंगी उसके तहत ये फ़ायदा उठाएंगे। जो रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो इन्हें इंफॉर्मेशन देती है कि इन 5 मराकज़ पर जाकर अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो रजिस्टर करवाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्री के जो बाद जो है वो इन्हें जो है 3 आटा के जो बैग हैं उन्हें सहूलत दी जाती है। तो पहले जैसे हमने दिखाया कि जो कुछ लोग इन सेंटर्स पर जिनको डिप्यूट किया गया है कि वो सिर्फ
शनाख्ती कार्ड को स्कैन करते हैं। शनाख्ती कार्ड अगर स्कैन हो जाता है तो उसके बाद अगला मरहला आता है। इन सेंटर्स पर एक लाइन में ये लोग मौजूद हैं जो शनाख्ती कार्ड, जो स्कैन होने वाला जो शनाख्ती कार्ड है उसे लेकर कोई भी शहरी इनके पास आता है और ये जो है उसका शनाख्ती कार्ड को जो है एक पर्ची पर रजिस्टर करते हैं और उसको स्टैम्प करते हैं। स्टैम्प करने के बाद जो है कोई भी शहरी वो अहल हो जाता है। कुछ ख़वातीन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें आटा जो है वो फराहम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमैर राना। लाहौर की बात की तरफ हम पेशावर लेकर चलते हैं। बिल्कुल जी, पेशावर की अगर बात करें तो वहाँ पर एक मरतबा फिर से जो आटे की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो चुका है। जैसे रमज़ान का महीना जिसमें हम सब ने कहा कि शायद कीमतें कम होंगी और डेफिनेटली हमारी शायद टेंशन कम होंगी, लेकिन जो परेशानी है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। इस वक्त अगर शहर में सुपर फाइन आटे की बात करें तो 20 किलो का आटा जो है उसकी कीमत है 3300 रुपये, जबकि मिक्स आटे की जो कीमत है वो है 3200 रुपये है। डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आटा जो है वो इस तरह से कहीं पर मुयस्सर भी नहीं हो रहा। तो इसी वाले से बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर अनवर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर, हमें आगाह कीजिएगा कि इस वक्त आटे की कीमतों में जो इजाफा किया गया है पेशावर में, उसके हवाले से आम आवाम क्या कहती है और क्या आटा सबको हसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी सबीन और शुएब, इस वक्त मैं अपने पेशावर के अशरफ रोड पर मौजूद हूँ और जैसा कि आप सबको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान से कबल सूबे के 57 लाख से ज़ायद मुस्तहक़ घरानों को मुफ्त आटा देने का ऐलान किया था और इस मकसद के लिए सूबे में तकरीबन 7000 से ज़ायद डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कायम किए गए थे। ये उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस वक्त कतार में खड़े हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये चाचा क्या कहीं कब से यहाँ पर खड़े हैं? काफ़ी ज़्यादा रश भी है। हमने दो बजे से खड़े हैं ना, 1:30 बजे से अभी तक खड़े। बस ये लोग परेशान है ना, रोज़ अभी मजबूरी है, बेरोज़गारी है यार, महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, क्या करते यार ये लोग। बस हुकूमत यार मेरा ये दरख्वास्त है ना कि उसको जल्दी जल्दी कुछ करो यार, बेरोज़गार लोग बहुत परेशान है ना। आटा जो है बहुत ज़्यादा महंगा है और इस वक्त पेशावर शहर के मुख्तलिफ जो मार्केट हैं वहाँ पर आम दुकानों में 20 किलो का जो तेला है उसकी कीमत जो है वो 3000 रुपये तक पहुँच चुकी हैं। कुछ और लोगों से जो कि कतार में खड़े हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है, लेकिन इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्या कहेंगे ये जो कतार में आप लोग खड़े हैं आटे के लिए? हम इधर सुबह से खड़ा हूँ इधर, लेकिन नंबर भी नहीं आ रहे। इधर लोग दिखे भी मार रहे, हमको बहुत परेशानी से आज बहुत तक भी गए। आटा भी बहुत देर से दे रहे, एक बंदे को तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे खड़ा होना पड़ता है। इधर सुबह से हम लोग आए इधर खड़े लाइन पे। ज़्यादा मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदनज़मी देखने में आ रही हैं और जो कि महकमा फ़ूड है और ज़िली इंतज़ामिया है उनका भी ये कहना है कि चूँकि लोगों को इसके तरीक़ाकार का नहीं पता तो इसी वजह से जो है लोगों को मुश्किल का सामना है। बाबा जी क्या कहेंगे, कब से यहाँ पर खड़े हैं? ये 4-5 घंटे हो गए हैं। हाँ ना, कल भी उधर गए, उधर तो सारा रात बैठे हैं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे मखलूक है, कैसे वड़े हैं? अब लोगों को भूखा का कोई चीज नहीं देंगे, ये क्यों? आखिर हम लोग पाकिस्तानी है या इंडिया से आए? रोज़े की हालत में सुबह से चूँकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के सामने लोग खड़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। इसमें बुज़ुर्ग भी है, नौजवान भी है। बाज़ जो स्टेशन हैं वहाँ पर जो ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं वहाँ पर ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। शहरी जो है वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है उसमें इजाफ़ा करे और हुकूमत ने चूँकि ऐलान किया है कि हर घराने को वो 10 किलो के 3 तेले देंगे, तो हुकूमत को चाहिए कि एक तेले के बजाय वो 3 तेले एक ही टाइम पर लोगों को दे ताकि लोगों की मुश्किल में आसान हो और लोग बार बार जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन। शुक्रिया देव साथ मौजूद थे। पेशावर की सूरत हाल से मुतालिक जिक्र करते, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चाहे पेशावर का या किसी और शहर का, सभी हम यही बात देखते हैं कि जो भी वहाँ पर जाता है वो एक कतार में लगता है, कई घंटे सर्व करता है और जब उसकी बारी आती है तो जवाब पता है क्या मिलता है? आप नाअहल हैं, इस मुफ्त आटे के लिए आप नाअहल हैं। सवाल ये है नाअहल कौन है? वो शख्स जो कि उस कतार में लगा था या वो जिसने ये प्लान बनाया था? एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
सेगमेंट है हमारा बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि इसका नाम ही है मज़ेदार रमज़ान। और आज इस मज़ेदार रमज़ान में क्या पकने वाला है, क्या बनने वाला है, इसके लिए हम चलते हैं समीन मुइज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम समीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शोएब, अस्सलाम वालेकुम सबीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज पता नहीं क्यों आपके किचन को देखकर ऐसे महसूस हो रहा है कुछ सैंडविच टाइप कुछ बनने वाला ये है। आप कैसे गेस कर लेते हैं फौरन? बस देख लेना। एक्चुअली वो इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, मुझे समझ Yes. आ रही है। सही है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। सैंडविच तो बनने जा रहा है, पर क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि कौन सा बनने जा रहा है? अच्छा, मुझे लग रहा है इसमें मैक्रोनी भी डल रही है। तो मैं मानूंगी। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं आप ये सारी चीज़ें। अच्छा। जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। ओके, हम बना रहे हैं मैक्रोनी क्लब सैंडविच। आपने There you देखा go. होगा चिकन सैंडविच बनता है, क्लब सैंडविच बनता है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं मैक्रोनी। और मैक्रोनी जो है सबको पता होगा कि बहुत सारे किस्म के होते हैं, और आपके पास घर में जो भी जिस भी शेप के मैक्रोनीज अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में मैक्रोनीज की तकरीबन 300 से अबव किस्में हैं, यानी कि 300 अबव टाइप के मैक्रोनीज दुनिया में मतलब बिल्कुल पाए ऐसे जाते ही है। हैं और बनाए जाते हैं। और इनका खाए बनाने का जाते जो मेथड है वो एक ही है, खाए जाते हैं वो एक ही है, लेकिन सिर्फ शेप्स डिफरेंट होने की वजह से मैक्रोनीज के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि आज जो मैं बना रही हूँ वो है एल्बो मैक्रोनी, ठीक है? सबसे एल्बो common मैक्रोनी type है जी। इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा ये शेप जो है ना वो इसका एल्बो टाइप का होता है। छोटे मैक्रोनीज होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं, इजी टू ईट होते हैं, इसलिए ये ज़रा अच्छे होते हैं आपके इस तरह की फिलिंग्स के अंदर जब आप कुछ फिलिंग कर रहे होते हैं मैक्रोनी की। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरी रेसिपी है बड़े मज़े की इसलिए है क्योंकि हम इसमें क्लब सैंडविच में मैक्रोनी की फिलिंग कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास ये ऑयल मैंने हल्का सा जो है वो डाला हुआ है। ऑयल मैंने इसलिए यूज़ किया है कि अगर मैं डायरेक्टली बटर डालूंगी इसके अंदर तो वो जलने का थोड़ा सा डर होता है, तो आप तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना वो ऑयल डाल सकते हैं बटर डालने से पहले। अच्छा, इसकी फिलिंग हम इस तरह रेडी करेंगे कि हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल में 1 टेबल स्पून डाला बटर। ये हल्का सा मेल्ट होगा तो मैं डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब अनियन। ठीक है, ये अनियन ज़रा पकेगी, थोड़ी सी पकेगी कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, फिर हम डालेंगे इसके अंदर गार्लिक। गार्लिक के बाद जैसे कि हम बनाते हैं वाइट सॉस वाली चीज़ हम इसकी बनाएंगे, यानी कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप सैंडविच में ना डालें और ऐसे भी खाना चाहें तो भी खा सकते हैं। विदाउट सैंडविच भी खाई जा सकती है और विद सैंडविच भी खाई जा सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा ये हल्की सी जो है ना वो बबलिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, तो इस पॉइंट पे मैं डालूंगी हल्की सी यानी कि फूट है ना प्याज की, तो आप इसके अंदर ऐड करें गार्लिक। ठीक है जी, ये आ गया गार्लिक, और अब हमारा गार्लिक भी जो है वो सौते हो रहा है, और जैसे ही हमारा गार्लिक जो है सौते होगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे, थोड़ी सी आंच हल्की सी मैं हल्की करूंगी, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब मैदा है। ठीक है, ये डालेंगे हम मैदा इसके अंदर। अच्छा, मैदा डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी, क्योंकि मैदे की ना एक ख़ास सा कच्चापन होता है, मुझे वो ख़त्म करना है। ठीक है, मैदे का जैसे ही कच्चापन मुझे लगेगा ख़त्म हो गया तो मैं इसमें डालूंगी तकरीबन अराउंड 1 कप ऑफ मिल्क, या हाफ कप डालिएगा या 1 कप डालिएगा, डिपेंड करता है मिल्क की क्वालिटी के ऊपर कि मिल्क की क्वालिटी कैसी है। अच्छा, ये आप देखें जैसे वाइट सॉस का हमारा जो पास्ता रेडी होता है कुछ उस टाइप का आपको इसका मिक्सचर नज़र आ रहा होगा, और ये गाढ़ा गाढ़ा होता हुआ भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है मैदा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, और इसके बाद ये साथ में पक रहा है, साथ में हम डालेंगे जो हमारी मेन इंग्रेडिएंट है मैक्रोनीज। ये मैंने बॉईल किए हुए हैं, और इसको मैंने बॉईल करते वक्त थोड़ा सा अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। ये 1 कप मैक्रोनीज है वो मैं पूरे ऐड कर दूंगी, और उसके साथ साथ ही हमारे जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि हल्का सा सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट मैं हल्का इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है हमने चीज़ भी डालना है, और चीज़ के अंदर भी जो है वो हल्का सा सॉल्ट होता है। ठीक है, ये ब्लैक पेपर आ गया। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा हल्का सा मिक्स करूँगी ताकि ये जो हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। और ये आप देख रहे हैं बबलिंग सा हो रहा है,
और इसको हमने सिर्फ ऐसा ही पकाना है कि ये हमें लगे जैसे एक मिक्सचर सा रेडी हो गया है। अच्छा, साथ में ये आ गया चीज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप डालना चाहें डाल दें। तकरीबन ये हाफ कप के करीब जो है वो मैंने चीज़ डाल दिया। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं पूरा जो इसका मिल्क है ना वो ड्राई सा हो गया है। बिल्कुल। और ये चीज़ डालने से और अच्छा जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा समीन, mixture चलें बन जाएगा आप कि इसको बिल्कुल ठीक, आप इसको जरा जल्दी से पकाएं। शुएब आज क्या बना रही हैं? मैक्रोनी क्लब सैंडविच। मैक्रोनी क्लब सैंडविच, जो कि शुएब ने पहले गेस कर लिया था। समीन, कहाँ तक पहुंची है हमारी सैंडविचेस? जी, अच्छा जी, हुआ ये है ब्रेक में कि मैंने फटाफट जो है ना वो अपने स्लाइस जो हैं वो यहाँ पे सेक लिए हैं। और स्लाइस सेकने के बाद जो मेरा ख़ास पैटर्न है कि पहले हल्का सा मस्टर्ड पेस्ट, उसके बाद जो है हल्का सा मेयोनीज़ में अपने जो 3 जो स्लाइसेस हैं उन पे लगा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने करना ये है कि जो हमारे पास ये मैक्रोनीज़ वाली फिलिंग थी जो आप देख रहे हैं कुछ इस शक्ल में हो चुकी है, आपने अपने घर में इसको ज़रा सा ठंडा कर लेना है क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है ये। मेरे पास ज़रा टाइम की होती है शॉर्टेज, तो मैंने एक स्लाइस के ऊपर जो है वो देख रहे हैं कितना मज़ेदार सा कुछ चीज़ी सा जो है ये आपको इसका लुक नज़र आ रहा होगा। समीन, जितनी जल्दी आप इस किचन में काम करती हैं, क्या घर के किचन में भी ऐसे ही होता है? ये आपको मेरे घर वालों से पूछना पड़ेगा। फरमाइशें पूरी करती है ना वालों की। आई एम क्विक। अच्छा हाँ, ये आप देख लें भाई, आज हमने कॉम्बिनेशन रखा है चाय का, यानी कि सैंडविच के साथ हम सर्व कर रहे हैं। आज चाय बनती है, मतलब हरी इलायची वाली चाय इस्लामाबाद में। वैसे भी आज तेज बारिश हो रही है। सैंडविच, ओहो अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखे, अच्छा सॉरी, इसके ऊपर मैंने लगाना था मेयोनीज़। ठीक है ना, मेयोनीज़ लगाया और मेयोनीज़ लगाने के बाद हमने रखना है टमाटर, जो कि आपको पता है मुझे कलर के हिसाब से ना बड़ा अच्छा लगता है टमाटर और खीरा, कि उससे कलर बड़े खूबसूरत से आ जाते हैं। सो हमने यहाँ पे रख दिया 2 खीरे और 1 टमाटर। ठीक है जी। उसके बाद ऑमलेट जो है वो क्लब सैंडविच का अहम जुज़ है, तो आपने इस तरह ऑमलेट बना लेना है सिंपल, नमक और काली मिर्च डाल के। और उसके बाद दोबारा से जो है मैंने ये इसके ऊपर रख दिया अपना तीसरा स्लाइस, और ये तैयार हो गया हमारा बेहतरीन सा क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच वैसे भी हैवी होता है बिकॉज उसमें एक सैंडविच में 3 जो है वो स्लाइस यूज़ होते हैं, तो इसलिए वो वैसे भी जो है वो हैवी ही सैंडविच होता है। लेकिन आप चाहें तो, अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे के लिए, सबीन कह रही है 2 बंदों के लिए। आप बताएं कितने बंदों सैंडविच के? वैसे सबीन जो है वो मैं उनसे अग्री करूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है क्लब सैंडविच थोड़ा सा हैवी होता है, तो मैं भी पूरा नहीं खा सकती हूँ। अच्छा, आपने इसके अलावा कुछ ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपने नहीं खाना होता। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं खाना आज, मैंने सिर्फ सैंडविच ही खाना, मैंने सोच लिया है। चलें, फिर आपके लिए एक सैंडविच आपको देना बनता है। ठीक। अच्छा जी, चाय हमारी रेडी हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त सी मुझे खुशबू आ रही है। अब मैं निकालने जा रही हूँ चाय। वाह, ये आ गई है चाय। मैंने इसमें चीनी भी डाली हुई थी और मैंने इसमें इलायची भी डाली हुई थी। बिस्मिल्लाह। और इलायची हो तो यूँ भी मोहल्ले वालों को भी खुशबू जाती है। यू वोंट बिलीव कि एक दफ़ा मुझे पता नहीं था, हमेशा इलायची जो है वो मेरे वाले साहब जो हैं वो लेकर आते थे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कितने की इसकी जो है वो प्राइस है। बट जब मैं एक दफ़ा मार्केट गई और मैंने सोचा कि चलो आज मैं जो है ना वो इलायची ले लेती हूँ, तो मुझे पता चला कि 7,000 रुपये किलो से शुरू होकर 15,000 रुपये किलो तक इलायची मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है, महंगी है। मैंने ये बोला कि जी, कम इलायची इस्तेमाल आप चाय में ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर आप उसको पीस कर पत्ती में ऐड कर लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी, कहना चाहिए ना, किफ़ायत शुआरी वाली जो एक अल्फाज होता है, तो वो आपको चाय में इलायची की फील भी आ जाएगी और आपकी चाय बहुत ज़्यादा जो है इलायची जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होगी। तो ये हमारी जो है वो दूसरी भी जो है वो तैयार हो गई है और यहाँ से मैं करती हूँ क्लीन। मेरा हो गया है जी काम खत्म। आप आज ये जो है ये देखिए जी, फाइनल अगर हमें दिखा दिया जाए, कीजिएगा फाइनल हमें सैंडविचेस और चाय दिखा दिए जाए, अगर हम एक दफ़ा दिखाएं, एक दफ़ा फिर दिखा दिए जाए हमें। ये देखें जी, जबरदस्त, क्या बात है, प्रेजेंटेशन की भी क्या बात है। और 4 पीस सैंडविच। ये प्लेटर 2 लोगों के लिए है।
ठीक है जी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच समीन, वही साथ मौजूद थी और इस चाय और मैक सैंडविच से मुतालिक हमें बता रही थी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे रमजान में, हम स्टे विद अस। कुछ सियासत की बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नाकाम भी होंगे इसमें नाकाम होंगे, क्योंकि सियासतदान हो और सियासत की बात ना हो ये नहीं होता। लेकिन जब हम सियासी जमातों की बात करते हैं और पीटीआई का जिक्र करें तो आजकल ज़ाहिर है पीटीआई को खासा टफ टाइम मिल रहा है, लेकिन उसमें भी अगर हम उनके लीडर्स की बात करें, उनके कारकुनों की बात करें, चार्ज हमें नज़र आते हैं। और उसमें भी एक शख्स ऐसा है, जब भी खान साहब का जलसा हो तो ज़ाहिर खान साहब को बुलाने वाली जो आवाज़ होती है, आप सब जानते हैं किसकी होती है, फैसल जावेद साहब की होती है। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी आवाज़, बहुत ज़बरदस्त उनका अंदाज़, हमेशा बात करके बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा सार्कास्टिक भी कभी कभी होने की हम कोशिश करते हैं उनके साथ, लेकिन देखते हैं आज हम होते हैं या नहीं होते। आज जी हमारे साथ मौजूद हैं जी फैसल जावेद। अस्सलाम वालेकुम फैसल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। आप तो हमारे शो में आए, हम के शो में आए, हम के शो में आए और आपसे जो पहले दो साथी थे हम का, उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा, बेशक जी, और अब हम का आपके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहेगा। बिल्कुल सही। जो आप जो बता रहे थे सरकास्टिक हो रहे थे वो अच्छी तरह उन्होंने कहा हो के दिखाता हूं। मैं स्टार्ट कर लेता नहीं आई एम बीइंग सीरियस। वेलकम टू हम। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है रमजान में आजकल, रूटीन क्या चल रहे हैं? जलसे वलसे तो हो नहीं रहे? नहीं, पिछले रमजान आपको याद है ना, एक जलसा तो अब हो गया इस रमजान, पिछले रमजान सारा रमजान जलसे हो रहे थे, लेकिन अभी एक जलसा हुआ है और बड़ी मुश्किल से हुआ है जी, बड़ी मुश्किल से हुआ है। हाँ ये बात आपने से, उन्होंने जितनी अनबिलीवेबल, मैं 2000 से ज्यादा जलसे कर चुका हूँ इमरान खान साहब के साथ। जितनी रुकावटें इस जलसे में थी, हर तरफ से बंद कर दिया हुआ था कंटेनर्स। उससे पहले पकड़ धकड़ चल रही थी, लोगों के घरों में छापे मार जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, हर तरह से कि किसी तरह से ये जलसा हो। लेकिन लोग वॉक करके कितने कितने मील पैदल चल के, पौना घंटा पैदल चलकर पहुंचे हैं और वेन्यू तक। अनबिलीवेबल। और रमजान के अंदर आधी रात के बाद तकरीर इमरान खान साहब की, बारिश एक दिन पहले, इंतज़ामिया यानी कि जो हमारी पीटीआई की मैनेजमेंट है जो जलसे का इंतजामात कर रहे थे, उनको इतनी प्रॉब्लम्स, बस अल्लाह ने मौजज़ा किया है और बहुत बड़ा जलसा हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंटेनर्स थे, रुकावटें खड़ी की थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जज्बा था लोगों में उसके सामने कोई प्रॉब्लम आड़े ही नहीं आई। वो जुनून, इट्स नॉट द फ्यूल दैट ड्राइव्स यू टू योर वर्क, इट्स द पैशन दैट शुड ड्राइव यू टू योर वर्क। जब आप यहाँ आते हैं, लोगों का पैशन था, उनको वो ड्राइव करके लेके आया वहाँ पे। गाड़ियाँ तो रोकती थी, लोग पैदल चल के आए, खवातीन व्हील चेयर पे लोग आए, वो लोग आए हैं जो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, वो भी पहुँचे हैं जलसे में। और लोगों के एक जज्बा था, जुनून था, अनबिलीवेबल। बहुत बड़ी तादाद में खवातीन तो थी। खान साहब इज हैप्पी कि जलसा जिस तरह से यस, खान साहब वाज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज जो इतना कुछ था, लेकिन पता नहीं खान साहब को ये अंदर से था कि लोग पहुंचेंगे। उनको अपनी कौम पे पूरा एतमाद है। जैसे इस कौम ने इमरान खान को कभी मायूस नहीं किया, इमरान खान ने भी कभी इस कौम को मायूस नहीं किया। इन दोनों आपस में इनकी डील हुई है, पाकिस्तानी कौम की और इमरान खान की। तो खान साहब कितने होपफुल हैं? अभी मायूसी है किसी किस्म की? नहीं, खान साहब कभी मायूस नहीं होते, तो वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, वो वाला हिसाब है। इमरान खान साहब पर 150 FIRs हो चुकी है, 150 अप फॉर इमरान। तो आपने क्रिकेट का दौर भी उनको याद आ गया होगा अपने। या मुझे टोनी ग्रेग साहब याद आ गए। अच्छा, that's 100 for Imran. टोनी ग्रेग was my favorite commentator और उनकी वजह से मैंने रेडियो शुरू किया था। उनको सुन के फिर वो बाकी लोग भी, तो वो याद है 150 पर्चे इमरान खान साहब पे, तो टोनी ग्रेग होते तो कैसे अनाउंस तो अब क्या करेंगे? मतलब पर्चों में ही मेरे ख्याल में कभी 3 केसेस में बेल मिल रही है, कभी 7 में, लेकिन 150 के करीब जिस तरह आप बता रहे हैं इस वक्त मुकदमात हैं, तो क्या अदालत के चक्कर लगाएंगे या इंतखाबात की तैयारी भी करेंगे? हाँ, यही तो है इस हुकूमत की पूरी स्कीम है। और एक पर्चा भी सीधा पर्चा नहीं है, सारे कतन नहीं। इससे इमरान खान साहब जो है ना मजीद पॉपुलर हो रहे हैं। अच्छा। और ये जो भी इनके एडवाइजर्स हैं, ये जो भी PMLN और PTM गवर्नमेंट के, बहुत ही, यानी कि हमारे लिए तो ठीक है बिकॉज मरियम जो है वहाँ पर, वो खान साहब खुद कहते हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हैं।
और वो ये प्लान अच्छा मरियम काम का कर रही है है आपके ख्याल में? ये अच्छा काम हो रहा है, जिसका भी है काम ये अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि इससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और पीडीएम की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन, अब तो खैर क्या कल के पॉपुलैरिटी, जलसे के बाद भी अब यही कहते हैं, कल मरियम नवाज का जलसा भी वो कहते हैं जी बहुत लोग थे, वो कहते हैं अवाम का समंदर था कल। नो डाउट, फिर इलेक्शन करवाएं ना, आ जाएं, बिल्कुल ठीक है, अच्छा जलसा था, आ जाए इलेक्शन में आए, मैदान में आए, फिर पता चलेगा। वो तो कह रहे हैं 8 अक्टूबर का। हम कह रहे हैं अगर आप समझते हैं कि जलसा आपका बड़ा था और बेंचमार्क आपने बनाया है, आपने कंपैरिजन भी किया उसका, इसका मतलब पहली चीज़ आप आगे हमारा तो पीटीआई वालों जैसा जलसा था, इसका मतलब आपका जलसा जो है वो आप खुद ही मान रहे हैं कि, लेकिन चले फैसल भाई, लेकिन अगर है तो फिर इलेक्शन में आ जाए तो फैसल भाई, इलेक्शन में खान साहब खुद कहते हैं कि मैं तैयार हूँ बातचीत के लिए, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा विच इज इलेक्शन। क्या मसला है अक्टूबर में इलेक्शन का? मसला क्या है? फवाद साहब कहते हैं कि आज इलेक्शन नहीं होंगे तो 11 साल नहीं होंगे। देखिए उसके मसला है ना क्या, वो मसला आपको होना चाहिए। मसला ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल आज नहीं करते तो फिर कल भी नहीं करेंगे, फिर तो सारा निज़ाम ही, बुनियादी हकूक ही आपके ख़त्म हो गए, आपके ख़त्म हो गए, ठीक है ना, आपके ख़त्म हो गए, मेरे सबके सब शहरियों के ख़त्म हो गए। आइन को नहीं मानते, आपने एक चीज़ आइन की नहीं मानी ना, आपने कहा कि जनाब दिन में इलेक्शन नहीं जी हम नहीं कराते, हम अक्टूबर में कराएंगे। हो तो सकते हैं, लेकिन फिर आइंदा हर एक यूं करेगा, वो कहेगा नहीं मैं समझता हूँ कि 2 साल बाद होने चाहिए, 3 साल बाद। जब आप एक हट के एक बार, सुप्रीम कोर्ट देख रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट देख रही है ना, तो हम भी देख रहे हैं, हम तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर और कल दोबारा समाअत होगी। जी हाँ, चलें जबरदस्त, तो कल समाअत होगी और देखिए हम कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो, जरूर बात है, हर शहरी ठीक कहते है हैं जी। अच्छा अब आप आए, एक साथ इलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, एक साथ इलेक्शन हो सकता है ना, लेकिन आपकी जो निगरान हुकूमत है वो 90 दिन से आगे नहीं जा सकती है। नहीं यानी अगर खान साहब जो कहते हैं कि हम बैठकर बात करने को तैयार हैं, उसमें बात सिर्फ और सिर्फ यही होगी कि इलेक्शन पहले थोड़ा सा वो पीछे आ जाए, थोड़ा मैं ये समझता हूँ अच्छा कि ऐसा रास्ता है कि खान साहब थोड़ा सा आगे जा ऐसा सकते हैं। रास्ता होना चाहिए, ये हो सकता है। मैं बतौर शहरी और हम टीवी के ऊपर बैठे हुए ये बात करना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से, जी जी, आपके नाजरीन और सामीन तक ये बात पहुंचाने की इस्तदा करता हूँ कि जो पॉलिटिकल डायलॉग है इलेक्शन के ऊपर करने को पीटीआई तैयार है। वो अच्छा यस, वो इस मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये डायलॉग अभी क्यों नहीं हो रहा? ईद पे अप्रैल खत्म होगा, ठीक है, 23-24 अप्रैल, फिर लोग छुट्टियों पे होंगे, फिर वापस आएंगे, तो 30 अप्रैल तक जो है अप्रैल खत्म, मतलब मई शुरू हो जाएगा, ठीक है, 30 अप्रैल तक जाएगा ये काम आपका, ईद वाला, और अब तारीख करीबी है, लगा में रोजा पंबल हो रहे हैं। अच्छा फिर मई है, जून में इन्होंने बजट देना है, ठीक है जी, अगर देना चाहते हैं तो ठीक है दे दें, जून में इलेक्शन हो सकता है, मिड जून में, जुलाई में पूरा इलेक्शन इकट्ठे भी हो सकता है, लेकिन वो बात के कंसेंसस से होगा। बिल्कुल, ये जो बैठने वाली बात हो रही है, डायलॉग वाली बात हो रही है, आखिर ये हो क्यों नहीं रही? हर तरफ से हम सुन रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं वो बात करने को तैयार है, हुकूमत कह रही है वो बात करने को तैयार है, आखिर बात कब होगी, कैसे होगी? खान साहब आज नहीं, जब खान साहब जब गवर्नमेंट में भी थे, जब प्राइम मिनिस्टर भी थे, तब भी उन्होंने कोविड के ऊपर कमेटी बनाई थी, बात करने को तैयार थे, इलेक्शन के प्रोसेस के रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कमेटी बनाई थी, दावत दी थी, लेकिन ये एक फर्रा ले आते थे जिस तरह ये पड़े हुए हैं। ये इसी तरह मुझे याद है नैब अमेंडमेंट्स का कि आप इमरान साहब आप ये कर दे तो हम आपसे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा ये नहीं कर सकते, पर्सन मशरूत है, सारी शिकें भी मशरूत थी, उन्हीं के अपने पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस कर रहे थे। माजी में जाएंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे? माजी में नहीं जाते हम, नहीं जाते, अभी खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट का काम है कि वो आगे आए और वो पहल करे। तो सर गवर्नमेंट तो कह रही है ना बैठते हैं, हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कहाँ संजीदा नजर आती है। एक तरफ कहते हैं हम बैठते हैं, दूसरी तरफ हमारे लोगों को थानों में बिठा देते हैं। अच्छा, किस तरह से एक तरफ कहते हैं हम बैठते हैं, पकड़ धक्कड़ होती है, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, हमारे सोशल मीडिया के लड़कों को पकड़ा हुआ है, बाकियों को पकड़ रहे हैं। अगर आप बैठने को तैयार है, बातचीत और माजराई दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये देखें, अगर हम माजी में जाएं, आपने कहा ना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस, तो जिस वक्त कराची में मरीम नवाज और कैप्टन सफदर होटल में तब भी तो छापे मारे गए थे, तो तब भी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस तब पामाल हुआ था। एक सेकेंड, आप मुझे ये अभी पिछले जो 11 महीने में 1 साल होने के बाद जो कुछ हुआ है,
आप मुझे बताएं जिस अंदाज में आम लोगों के कारकुन, औरतें घर में अकेली हैं, नहीं हम और कंडेम कर आप रहे हैं सर। आप नहीं कर रहे कंडेम, आप किसी और चीज को किसी और चीज से जोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर नहीं, कि आप यही नहीं, माजी में होता रहा, ये ये नहीं अभी भी होता हो रहा। रहा है। मैं अगर आप उठाकर देखें और पूरी वाकयात 11 महीने के उठाकर देखें, आपको इक्का दुक्का मिलेंगे, और जो गलत था वो गलत था। इमरान साहब ने तो बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय और इंसानी हकूक़ के बिल्कुल इमरान खान साहब उसके साथ खड़े थे, इंसानी हकूक़ के साथ खड़े थे। यहाँ पे क्या एक लफ्ज़ तक आपने सुना है इन्होंने कि बोला तक हो? खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट में होते हुए, मैं अब मिसालें दे सकता हूँ आपको, कुछ टेलीविज़न चैनल्स हैं जिनके हवाले में कहा था कि बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैमरा को बोला था, खान साहब को तो पता भी नहीं था पैमरा जो कुछ कर रहा था, खान साहब को नहीं पता था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने इस पर किया। अभी जो वाकयात हुए हैं, ये सब आके धमकियां ओपनली टीवी पे बैठ के धमकियां देते हैं कि जी या आप रहेंगे या आप कत्ल हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। ये बात करने की है, और कहते हैं हम कानून को नहीं देखते। क्या ऐसी बात थी? ये करने की नहीं। चादर चार दीवारी के आप तकद्दुस को पामाल करने पे आम शहरियों के घरों में घुसा जाता है, रात को 2-2 बजे छापे मारे जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो गिरफ्तारियों का और सहाफियों के साथ जो है, आप तो मीडिया में हैं, आपको तो अपने मीडिया के साथियों के लिए आवाज उठानी चाहिए। आप देखिए बाकी चैनल्स के साथ क्या हो रहा है, आपके सहाफी शहीद और अरशद शरीफ शहीद हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ, और आए दिन चैनल्स की नशरियात को बंद किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। क्या ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ऐसे हो रहा था? बिल्कुल नहीं, चले रमजान ऐसी। अच्छा आते हैं, गुस्सा नहीं करते रमजान में, गुस्सा हराम, रोजे की हालत में गुस्सा हराम। गुस्सा वैसे भी हराम। बताएं रमजान कैसे गुजर रहा आपका? जी सभी इंसानी हकूक की जो पामालियाँ की गई हैं, जिस तरह आज़ादी सहाफ़त पे ताबड़तोड़ हमले किए गए, इसकी ये जो 11 महीने हुए, पाकिस्तान की इमरान खान की गवर्नमेंट छोड़ दें, 1947 से लेके अब तक मिसाल नहीं मिलती। ज़ियाउल हक के दौर में भी ऐसे नहीं हुआ था। जी अब बताएं रमजान कैसा गुजर रहा है? इसी तरह गुजर रहा है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। देखिए पिछला अभी तो रमज़ान, देखें एक चीज़ है, और रमज़ान अल्लाह करे सबका अच्छा गुजरे, आमीन। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान अच्छा गुजरे, क्योंकि यकीन कीजिए कि अपनी बात नहीं करता हूँ, अहमियत अपनी नहीं होनी चाहिए, दूसरे लोगों की बारे में सोचते हैं जब वो माएँ जिनके बच्चे जो हैं उनके साथ नहीं है अभी जी, और उनका क्या रमज़ान गुजर रहा होगा। तो ये ऐसा महीना है जिसमें लोग इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, और इस महीने में भी हम इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है। तो फैसल भाई लोगों को, तो मैं अपनी बात तो सबीन कर ही नहीं सकता इस वक्त। फैसल भाई इस रमज़ान तुम लोगों को आटे के हुसूल के लिए लाइनों में लगते देख रहे हैं, जख्मी होते देख रहे हैं, मरते देख रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और अब देखें कि मैं सोच रहा था, फिर आप कहेंगे सियासी बात होगी, लेकिन खान साहब जो है ना, उन्होंने पहला रोज़ा जाके अफ्तार किया था पनाह गाह में, बिल्कुल जाके बैठे थे और उन लोगों के साथ, और आज लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। एक वज़ीर आज़म मुल्क का वो ख़ुद जाके पनाह गाह शेल्टर होम्स बनाता है, वहाँ पे रोज़ अफ्तारी दी जाती थी, और इमरान खान साहब गए, पहला रोज़ा उधर बैठ के उनके साथ अफ्तार किया, और मुल्क का वज़ीर आज़म। और एक तरफ आज हम विजुअल्स देखते हैं कि वो लाइनों में खड़े हैं और बारी का वेट करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए। इनफैक्ट जब पहुंच जाते हैं, लेने के लिए उनकी बारी पहुंच जाती है तो कहते हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं है। सिस्टम ऐसा बना दिया है, एक वो इंसान जिसको नहीं पता ऐप्स का भी। इनको भी हाँ, हम इनको भी हाल देते हैं। सानिया निश्तर साहिबा ने इतना बेहतरीन ये सिस्टम, और ये राशन कार्ड जो था ये बड़ा अच्छा था। आजकल मोबाइल फ़ोन हर एक के पास है, फैमिली के एक मेंबर के पास तो है ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है ही है ना। ये सिस्टम आसान हो सकता है, सिस्टम आसान हो सकता है, हमने किया हुआ था, वो सिस्टम पे आ सकते हैं। ये लोगों की इस तरह से, एक तो लोगों के लाइन में खड़े होना तस्दील भी बहुत ज़्यादा है, लोगों की नफ्स मजरूह होती है। हाँ, सीधी सी बात, कोई भी शख्स है, कोई भी शख्स। फैसल भाई ये सारे हालात की जब हम बात करते हैं ना, हम खड़े होना चाहते हैं लाइन में भाई, हम लाइन में खड़ा होना चाहते हैं। हम एयरपोर्ट जाते हैं, हम लाइन में खड़े होते हैं, हम कहीं जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी जब थी हम लाइन में खुद खड़े होते थे। पूछ ले आप इन लोगों से, ये जो सरकारी लोग होते हैं ना, इनसे पूछ ले, वो मैं कहता तुझी क्यों खलोते हो, तुझी उधरों आओ, तुहाडे लिए नहीं है, मैं कि साढ़े लिए, सबके लिए हमने खड़े होना है। बिल्कुल। तो
अभी खैर ये लोग आवाम को लाइनों में खड़े कर रहे हैं और खुद आपको पता ही है मुल्क से बाहर हैं, सारी चलें कैबिनेट आप बाहर है। एक आखिरी सियासी सवाल, चलें मैंने कहा गैर सियासी रहे, एक सियासी सवाल करिए ये सबकी तरफ से है, इंतखाबात कब होते देख रहे हैं किस महीने में किस महीने में देख रहे हैं? ओके, दो चीजें होने कब चाहिए, होने तो 30 अप्रैल को चाहिए। ठीक है, आप किस महीने में मैं होंगे समझता हूँ कि इंतखाबात मिड जून और मिड जुलाई के बीच में होंगे, सारे पाकिस्तान में इकट्ठे होंगे, हो जाएंगे पक्का? आई रेकन। ओके, और इसके लिए हम उम्मीद रखें कि बहुत जल्द हमें सुनने को मिलेगा कि एक मेज पर बैठे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स और बात हो रही है इस पे। एक रास्ता निकल सकता है, देखिए मैंने दो बातें की, होने कब चाहिए 30 अप्रैल, ठीक है, लेकिन आपको नजर आ रहा है मिड जून मिड जुलाई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है पंजाब और केपी के, और फिर अगर ये पीछे आए तो ये यानी खान साहब एग्रीड हैं इस पे कि जुलाई में इलेक्शंस हो जाएं? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मफरूजा इस पे डायलॉग इलेक्शन पे बातचीत हो सकती है ना। ठीक है, कुछ वो पीछे आए, देखिए मैंने प्रोग्राम में ये आपने बहुत अच्छी बात है, कुछ वो पीछे हैं कुछ आप आगे, कुछ आप वैसे पीछे इन्होंने जो काम कर रहे थे वो कर लिए हैं, ईवीएम खत्म करना था कर लिया, ओवरसीज के वोटिंग का हक खत्म करना था कर दिया है, अपने केसेस माफ करवाने कर दिए, और अब ये वाला काम भी कर दिया। फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते हो? अब मेरा ख्याल है सारे काम हो गए हैं, मियां साहब भी आ जाए, मियां नवाज शरीफ को आना चाहिए और आके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। मैं उनका तो सबको इंतजार है, तो जल्दी आ रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि कब आ रहे हैं। आपको लगता है इलेक्शन से पहले आ जाएंगे वो? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। उनके आने से पीएमएलएन को फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होना चाहिए चाहिए वैसे जो है इनका पठा बैठा दिया हुआ सारा, वो साथ वो सारे बाकी खैर पीडीएम भी है ना, और ये सिर्फ नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है, ये सारों की पीपल्स पार्टी कहती है हम पीडीएम में नहीं, वो पीडीएम ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, सारी स्पीकर ये वो लाश पाश, भाई आप सब पीडीएम एक एक वोटर देख रहा है, उस वोटर को खैर पता है आजकल तो ज़माना ऐसा है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं थी, सारी कैबिनेट जो है 84 है। सर ये भी क्वेश्चन है, इमरान खान ने जेल भरो तहरीक की है, शहबाज शरीफ ने काबीना भरो तहरीक ऐलान की है, ठीक है, 84 प्लस हो गया जी। अच्छा अब क्या बात करनी है? बस वाइंड अप की तरफ जा रही है, लेकिन एक वैसे आवाम की तरफ से भी सवाल है, वो मैं आपसे ज़रूर करूँगी। हुकूमत में आने के लिए आवाम की खिदमत करनी पड़ती है सिर्फ, मतलब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन ज़रूर है, अभी भी ये क्वेश्चन है कि जब हुकूमत में अभी बात होती है हुकूमत में आएंगे तो आवाम के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या अभी भी पीटीआई की ये पोजीशन नहीं है कि वो आवाम के लिए कुछ कर सके, कोई ऐसे स्टेप्स ले सके जिस तरह से पहले हुकूमत में होते हुए भी नहीं, हुकूमत में अगर अभी नहीं है क्योंकि हुकूमत का होना लाजमी है आवाम की खिदमत करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर थे, वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने हुकूमत तो छोड़ दे, सियासत पे आने से पहले भी बहुत कुछ कर लिया हुआ था मुल्क के लिए, और फिर हुकूमत से आने से पहले भी 3 कैंसर हॉस्पिटल्स, और वो अभी कराची वाला जो है शुरू हो जाएगा, फिर इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी पे, ये इक़्तिदार में आके नहीं किया था काम, बाहर रह के लेकिन किया था। अभी मौजूदा हालात की बात करें, आवाम की आपने खुद बात बताई, आपने खुद बताया कि किस तरह महंगाई है, लोग आटे की लाइन में लगे हुए हैं। आप अभी जब आप कर नहीं सकते ना, आप क्या कर सकते हैं, बाकी तो हम कर रहे हैं, पीटीआई करती है लोगों के लिए जो भी है, लेकिन आप जब गवर्नमेंट आप इक़्तिदार में नहीं, आपको लगता है कुछ नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना, अभी कैंसर हॉस्पिटल चल रहे हैं, बाकी चीजें खान साहब की वो है मजीद उसमें कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इक़्तिदार में आके आए बगैर वो क्या कर सकते, आप क्या मतलब, आप कोई मिसाल दें उसकी, मतलब खुद से कोई सोशल वर्क वो तो हो रहा है ना, कोई सॉल्यूशन इमरान खान सबसे बड़े चैरिटी कलेक्टर है, सबसे बड़ा सोशल उनका प्रोग्राम है, और मैं कह रहा था अभी पूरी नजरें कराची में जो हॉस्पिटल की अब इनॉग्रेशन होनी है, आप भी आइएगा और वो इनॉग्रेशन होनी है अब कराची में भी। इसके अलावा इसी के अंदर मजीद भी काम हो रहा है, फिर नमल का आपको पता है 90% जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको इंटरनेशनल डिग्री फ्री में मिलती है, स्कॉलरशिप पे मिलती है। बिल्कुल ठीक है फैसल भाई, ये सारी बातें, और दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है शौकत खानम, जहां 70% से ज्यादा कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज है। शौकत खानम की तो डेफिनेटली दुनिया में कहीं नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह फैसल भाई। बाकी मैं हम के साथ मिलके कुछ हम तीनों भी कुछ कर सकते हैं, इनिशिएट करें जी, हम एक चीज और, हर एक इंसान जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, देखिए अकेले इमरान खान पे ही हमें सब कुछ नहीं डाल देना चाहिए कि जी वो इक़्तिदार में नहीं है तो भी बहुत कुछ वो तो कर रहे, लेकिन हम लोग खुद कुछ कर सकते जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, मकसद हयात ये ना देखो कि तुम कितने खुश हो,
ये देखो कि लोग तुमसे कितने कितने खुश खुश क्या हैं। बात आप है। दूसरों खूबसूरत के लिए बात। क्या करें, ये इंसानी मुआशरा अपनी अपनी कैपेसिटी में आप जी। क्या कर सकते हैं वो जी आपको हाँ, करना चाहिए। हाँ, तो इंशाल्लाह करते हैं, फिर अभी ऑफ द एयर डिस्कस भी करते हैं। ठीक है। कोई ऐसी देखिए, हमने हम टीवी के साथ जो कोविड के अंदर जो ट्रांसमिशन लॉन्च की थी, टेलीथॉन। टेलीथॉन, जी। उसमें बेपनाह काम किया। मीडिया बहुत कुछ कर सकता है। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है अफ्तारी से पहले, ये जो प्रोग्राम आपका है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। मैं अभी देख रहा था पनाह गाँव में वो वाली चीज़, पनाह गाह इन्होंने ख़त्म की है, इन्होंने हेल्थ कार्ड ख़त्म किया है। जो रमज़ान के अंदर जो असल जो चीज़ें थी ना, रमज़ान हो या ना हो, लेकिन रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे राशन कार्ड काम की चीज़ थी, ये सब इन्होंने ख़त्म किए, सब ख़त्म किए। जुल्म है ये। और हम प्राइवेट जो लोग हैं, जो कि गवर्नमेंट में नहीं हैं, जो कि सिविलियंस हैं, क्या कहेंगे उनको, जो कि गवर्नमेंट में आम आवाम, यस, आम आवाम जो है, हम लोग- जैसी जो हम बैठे हुए हैं हाँ यहाँ जी, पे, हम भी, आप नहीं हम हम भी और आप तो सेनेटर हैं सर। जी हाँ, उस साहब तो प्लेटफॉर्म से सियासतदान जो हैं, हो आप आम सकता आवाम कैसे है, हैं? हम अपोजिशन में ज़रूर हैं और हम पूरा पुश कर सकते हैं, आवाज़ भी उठा सकते हैं, लेकिन हम मिल के कुछ कर सकते हम हैं। कुछ कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक सो है। लेट्स डू इट, लेट्स बी बिल्कुल जी। प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह। फैज़ भाई, एक चीज़ और, एक सवाल हुआ था बहुत पहले, रसीदा कड्डो। आज वो सवाल इमरान खान साहब से भी होता है और अभी हाई कोर्ट की तरफ से उनको एक कहा गया जी कि सवालनामा भेजा गया है, रसीदें भेजें तोशा खाना की 12 हाई कोर्ट से या नैब की तरफ से? हाई कोर्ट की तरफ से। नहीं, नहीं, नैब नैब की नैब की तरफ तरफ से, से, नैब की तरफ से। सॉरी, नैब की तरफ से। तो वो जो रसीदें हैं, पता सारा है ना, दे देंगे रसीदें? रसीदें दे देंगे? इमरान साहब के पास कुछ छुपाने को है नहीं है। रसीदें हैं। इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम ही नहीं किया, तो रसीदें हैं। छुपाए क्या? एवरीथिंग, आप उन्हें रसीदें कहें या जो भी कहें, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, हर चीज है, एफबीआर में डिक्लेयर्ड है। ठीक है। खान साहब पे तो कोई केस ही नहीं बनता। वो तो पता चला जब उनकी तोशे खाने निकले हैं ना, तोशा टीवी लॉन्च हो जाए तब भी ट्रांसमिशन कम पड़ जाएगी। पूरा एक चैनल लॉन्च हो ना, तोशा टीवी, सिर्फ उस पर बात कर रही है, तब भी इन सब के जितने इन्होंने लिए हैं ना, गाड़ियां, क्या क्या हमने क्या बताऊं, बहुत तफसील में बताया था, हमारे पास पूरी लिस्ट तफसील में आई बताया थी। था। एक दो दिन बाद हुई टीवी पे, फिर वो खैर है, कोई मसला नहीं है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। इमरान खान साहब पे इन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, 1 साल केस चला। कहते हैं जी इमरान खान साहब कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं करते थे, क्रिकेटर थे, बाहर काउंटी क्रिकेट खेली, कमाई की, फ्लैट लिया, वहाँ पे फ्लैट बेचा, यहाँ पे पैसे ले, मुल्क में पैसे लेके आए, बैंकिंग चैनल से लेके आए, 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया। नो सर, टॉपिक छिड़ा तो मैं बात करूंगा। 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी, जो रसीदें आप कह रहे हैं, 60 से ज्यादा काउंटी के लेस्टरशायर, पीछे इतने 40 साल पुरानी क्रिकेट खेली हुई है, उसकी भी बैंक की ट्रांजैक्शन और रसीदें वो जमा कराएं। सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना, एक एक चीज दी। दूसरी तरफ केस चल रहा था पैनामा वाला, जो इंकशाफ हुआ है, इमरान साहब ने तो नहीं किया इंकशाफ, बैनुल-अक़वामी इंकशाफ हुआ है। अब जब उनसे पूछा कि ये लंदन का जो फ्लैट है ये आपका, तो कैसा है, एक फ्लैट्स जो है ना उनकी रसीदें दे दें। आज तक, अभी मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, आज तक वो रसीदें नहीं दे सके। रसीदों का इशू इमरान खान पहले था, ने कुछ ओहो, मुझे बताए, अगर खान साहब की हल्की सी भी कोई करप्शन होती तो कोई 150 पर्चे होते उन पे, नहीं, वो एक ही काफी था, कुछ है नहीं इसलिए 150 पर्चे हुए। ठीक है, बस ये सबसे बड़ी इमरान खान साहब की ईमानदारी की सबसे बड़ी जो गवाही है वो ये हुकूमत खुद दे रही है, 150 बोगस पर्चे करके। कुछ पर्सनल बातें तो होनी बनती हैं। कितने पकौड़े खाते हैं अफ्तारी में? बिल्कुल नहीं खाता हूँ। नहीं, पिछले 3 साल से मैंने ये रूल बनाया है कि टेम्पटेशन तो बहुत है, पकौड़े तो अफ्तारी में होते ही हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, ये 1 महीना है, इसमें बिल्कुल नहीं खाना है। ये खान साहब ने कहा था कि डाइटिंग करें और फिट रहें। नहीं, खान साहब ने नहीं कहा था, वो खुद भी नहीं खाते पकौड़े। खान साहब जो है वो तो खैर अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। क्या खाते हैं अफ्तारी में वो? अफ्तारी में मेरा ख्याल है कि अब का नहीं पता है, लेकिन पहले जब 1-2 बार उनके साथ अफ्तारी करने का मौका मिला है ट्रैवल में ही, तो खजूर और योगर्ट लाजमी खाते हैं, योगर्ट, यू नो, और दही लाजमी खाते हैं। बाकी वो मेरा ख्याल है सीधा खाना खाते हैं। ओके, कोई अफ्तारी वाला बीच पे नहीं होता है, पकोड़े, समोसे, मुरगन चीजें नहीं खा, फ्राइड चिकन नहीं खाते हैं, ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, गोश्त वगैरह, और ये ऑर्गेनिक फूड ज्यादा शौक से खाते हैं। आप ऐसी कौन सी चीजें जो लाजमी खाते हैं अफ्तारी में?
मैं लाजमी तो खजूर है, खजूर के अलावा एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। और खजूर के अलावा लाजमी जो खाता हूँ, जो होनी चाहिए, जो दिल करता है। मैं प्रोटीन डाइट पे रहता हूँ। चिकन टिक्का खा लिया। अच्छा। ओके अगर फिश इन दिनों है, फिश ओके, इन दिनों मिल रही है, अप्रैल के बाद नहीं मिलेगी। कहते हैं फ्रोजन तो मिल कि रही होती है हर आर वाले महीनों में नहीं मिलती है, खाते, फ्रेश नहीं मिलती है फिश। आर में आर में खाते आर में हैं, खाते हैं, यस। हाँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त में नहीं खाते। खाते। तो भी सहरी में है क्या खाते हैं? जी। सहरी में क्या खाते ओह गुड क्वेश्चन। अफ्तारी में कुछ नहीं खाता, बस एक खजूर खाई और ये खाता नहीं हो ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि खाना नहीं चाहिए इतने ज़्यादा। एकदम से आपको अफ्तारी होती है ना, ठीक है। कोई मतलब फ्रूट चाट खा लेते हैं अफ्तारी। अच्छा, अब हो गया सहरी। सहरी। सहरी में भी कम ही खाता हूँ, योगर्ट और खजूर लाजमी खाता हूँ सहरी में। खजूर असल में अगर आप 2 खजूरें सुबह खा लेना, पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं, पराठे खाने की जरूरत और नहीं आपके इस प्रोग्राम में भी आके बैठ सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल है अफ्तारी के टाइम इनकी एनर्जी देखे रोजे में हमारा हशर हुआ हुआ है, कितने फ्रेश बैठे हुए हैं अभी, एनर्जी बातें भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। साथियों से, ये जो सारे साथी हैं आपके, अच्छा। और दो को हम मिस कर रहे हैं। उन 2 को भी दावत देते हैं किसी दिन आके, वो भी बैठे। बाकी सारे साथियों अभी के गुजारा साथ कर लें इन 2 से। नहीं आपके साथ तो है ही है ना। अरे आप कहाँ अभी सहरी पे आए, बस सहरी पे कभी पराठा खा लेते हैं और जो भी रात का सालन अच्छा, अब हो। गुजारा है तो एक सवाल और, कोई ऐसा सवाल जो कि फैसल जावेद से अभी तक किसी ने नहीं किया, हमेशा आप चाहते हैं कि वो सवाल आपसे किया जाए? ओह गुड क्वेश्चन। ये वैसे हाँ, ये कह सकते हैं कि पर छोड़े नहीं, बताइए। कोई सवाल ऐसा है नहीं, नहीं, आया है माइंड में। अभी रोजा लग रहा है मुझे। नहीं, माइंड में आया है एक सवाल, समझ नहीं आ रही क्या था वो? कोई वो एक तो सवाल। वो क्या तरफ था? पे डिस्कशन वहीं चली जाती जो ब्रेक से पहले जो हो रही थी। चले फिर भी खैर सवाल खैर है। कोई नहीं। ये जो लोगों का नहीं होता, जब कोई किसी इंसान को कोई ओहदा मिल जाता है, या कोई वजीर बन जाता है, या कोई MNA या सेनेटर बन जाता है, या कोई भी जिंदगी में कोई भी ओहदा मिल जाता है, जब पावर आ जाती है किसी किस्म की भी, तो उसके अंदर एक डिफरेंट इंसान आ जाता है, और जब वो ओहदे से हटता है फिर वो वैसा हो जाता है, और फिर भी वो सबक नहीं सीखता, फिर जब वो वापस आता है एक और अहम ओहदे पे, फिर वो वैसा हो जाता है। ये सवाल मैं चाहता हूँ कोई मुझसे पूछे, ये क्या है? किसको लेकर ये बात की है वैसे? मैंने बहुत से लोगों को देख के ये बात की है। ओके, कोई एक मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बहुत से लोग हैं, मैं कोई नाम नहीं ले सकता, वो फिर मेजॉरिटी ऐसे है, ठीक है, दुनिया में, ओके, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मेरी ज़मीन पर अकड़ के मत चलो। ठीक है, ये जो इंसान के अंदर अकड़ है ना, ये मैं सवाल करना चाहता हूँ अपने आप से भी कि ये क्या है। मतलब कैसा दिख रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी अच्छी लश पाश है, कितना अच्छा टैक्का है। ये लोग टैक्के को बड़ा एंजॉय करते हैं। बाप बड़े फ़ख्र से कहता है मेरा बेटा बड़ा ज़बरदस्त तेज़ है, ओदा वाकफ है, उथे उन्हें कॉल की थी, ओदा कम हो गया। इट्स अ बैड थिंग। अच्छा, आपको कभी ताकत का नशा चढ़ा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, कभी जिंदगी में कि कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी हो, खुद को समझाने की जरूरत पड़ी हो? अल्लाह बचाए इससे, लेकिन कभी हुआ नहीं है। मैंने कभी फ़र्क नहीं किया इस चीज़, और ना मुझे ख्वाहिश है, ना पे कभी वजीर था, ना बनना है। और थोड़ा जो सेनेटर के पास जितनी भी होती है जो थोड़ी बहुत पावर, वो भी कहता हूँ कि जो जायज़ चीज़ है वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ। इंसान तो ख़ता का पुतला है, कभी हो सकता है किसी का दिल दुखा हो, कोई गलत समझा हो, रूट समझा हो, ऐसा ना हूँ मैं, लेकिन हो सकता है ना कभी ऐसा हुआ। मैं शुरू में मिसाल जब मैं सेंटर बना तो मुझे कॉल आती थी, कॉल्स और भी आती थी, ऐसी कॉल्स आती थी कि कहते थे लोग कि जी आप एक बार आपने कहना है और काम हो जाना है, आपका तो कहना ही काफ़ी है। मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर, ये बात क्यों कर रहे हैं आप, ये गलत कर रहे हैं। मैं उस दर्जे पे काबिल हूँ ही नहीं, अगर इंसान तो हो ही नहीं सकता है कि मेरी एक कॉल कॉफी। एंड इट्स एवरीवेयर। इस बीच तवक्कल कहाँ है? तवक्कल कहाँ है? क्या प्यारी बात। इस बीच वो कहाँ है? तो मैं ये इस टॉपिक पे ड्रामे बनने चाहिए, इस पे बात होनी। हमारे यहाँ ये चीज़ आम है, ठीक,
हमारे यहाँ ये गरूर तकब्बुर आम है। हल्की सी किसी को कोई चीज़ मिल जाती फड़क आ जाती है। किस चीज़ की फड़क? अल्लाह ने कुरान पाक में एक और जगह है कि वो इन आसमानों से तुम निकल के दिखाओ अगर तुम में इतना वो है, जोर है। वो अल्लाह आगे कहता है कि जोर के अलावा तो तुम निकल सकते ही नहीं। इन द एंड यू विल हैव टू डिपेंड ऑन अल्लाह। अब पहुंच भी जाए ना, आसमान के करीब पहुंच जाए, अब उसके अंदर से निकलने जी कोशिश करें, लेकिन आपको जोर चाहिए, वो अल्लाह ने देना है। बेशक। तो हर जगह आप अल्लाह पे डिपेंड होना बिल्कुल जी, चाहिए। अल्लाह पे और ये भरोसा, पता है ईमान। असल में शिर्क की एलिमिनेशन है ये। बेशक बेशक ये है। तो मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक से जो बात होनी चाहिए, इस पे बात होनी ठीक चाहिए। है फैसल भाई। बहुत ये जो शुक्रिया जी। इंसान, एक सेकंड ठहरे, इंसान के अंदर अभी आप एकदम इस पे बात अब्रप्टली खत्म नहीं कर सकते। जी जी जी। इंसान के अंदर वो भी हंस रहे, इंसान के अंदर ये जो बुनियादी चीजें हैं, मिसाल के तो पाकिस्तान में 5 चीजें हैं जो आम है, जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो आम है। गीबत आम है, बैठे बैठे हम भी करते हैं, मैं भी सारा दिन गीबत करता हूँ, आम है। सिफारिश आम है। बाप बड़े फ़ख्र से कहता है, एक फैशन स्टेटमेंट है, प्राइड का स्टेटमेंट है, अपने गपशप लगाता है, कहता है मेरा बच्चा उसका वाकिफ़ है, उसने ये कहा, उसका काम हो गया। असल में उसने सिफारिश की है। रिश्वत आम है। बाप बड़े फ़ख्र से कहता है मेरा बेटा बड़ा तेज़ है, उन्हें 500 रुपये दे दो तो पासपोर्ट बन गया। वो रिश्वत दे रहा है, गलत, लेकिन आम है, आम बात है, कर रहे हैं। बुरा नहीं लगता ना, गुनाह आम नहीं है। लगता। इसी तरह चोरी, करप्शन को हमारे माजी के हुक्मरानों और अभी जो हुक्मरान, इन्होंने आम किया करप्शन। कोई बड़ी बात खाता है तो लगा, आम किया हुआ है, सारा आम किया हुआ है। इसलिए ये बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे यहाँ आम है। ये जो प्राइड लेना है, ये जो गरूर करना है, तकब्बुर करना है, या मुझे कई लोगों ने कहा आप अपना लाइफस्टाइल बदले, इस तरह तो आपको कुछ संजीदा नहीं लेगा, ये आप सर टैके में रहे हैं, आप सेनेटर हैं, आप तो ये चीज़ है, आप तो वो। मैंने कहा भाई इससे क्या होगा? मैं मतलब इंसान का इखलाक और इंसान के जो दूसरे इंसान जो है ना, आपको अब जितने लोग हैं बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी अच्छी तरह मिलते हैं। अगर मैं वैसा हो जाऊं कल को तो मैं ये नहीं रहूँगा, फिर मैं किधर जाऊँगा? फिर मैं आज मैं लाइन में ना खड़ा हूँ, कल को तो मैं ये नहीं होऊंगा ना, कल तो कोई भी प्रोटोकॉल मुझे तस्वीर नजर नहीं आ रहे ना टीवी पे, तो भी चल जाएंगे। ब्रेक लेते हैं उसमें आराम से तस्में बांधे। ओके जी, मैं तस्में बांधता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप देखें ब्रेक पे रमजान और हम, कमर्शियल ब्रेक, रमजान और हम देखें। एंड वंस अगेन बहुत मजा आया आपके साथ, सेम है, गपशप लगती रहेगी इंशाल्लाह, और सबके लिए ढेरों दुआएं। गुजारा हो गया। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस तस्में बांध लूं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। रमजान और हम, कल बात हमने इजिप्ट की थी। खुरम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिसर्चर हैं पाकिस्तान के। इनका हिस्ट्री पे अबूर है, और ना भी हो तो ये कहते हैं कि मैं इतनी रिसर्च करूंगा कि वो सारी रिसर्च आपके सामने रखूंगा कि क्या ऑथेंटिक है और क्या नहीं है किसी भी मुल्क के बारे में। तो मिस्र के बारे में इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुरम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। खुरम, एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डेस्परेट थे सवाल करने के लिए कि मम्मीज़ का जो जिक्र हम मूवीज़ में भी देख रहे होते हैं और वैसे भी, तो मम्मीज़ क्यों बनाई जाती थी? अच्छा, पहले तो जो सबीन ने कहा ना, हम किसी भी चीज़ से इल्म के फासले पे होते हैं। हर कोई रिसर्चर है, सिर्फ एक किताब के या एक फैक्ट के फासले पे होते हैं, आप सीख सकते हैं। तो मम्मीज़ बनाई इसलिए जाती थी कि मिस्रियों के यहाँ जो मौत का तस्वुर है वो बहुत रंगीन था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी कहते हैं ना, मौत को समझे गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी, सुबह दुआ में ज़िंदगी। ये तो गाफिल कहते हैं कि मौत पे सब ख़त्म हो जाएगा ना। तो उनके यहाँ कई ज़िंदगियाँ थीं, उसके बाद कई और चीज़ें थीं। हत्ता कि जब वो अपने फ़िरौन को दफनाते थे तो उसके साथ उसके खादमीन और मुलाजमीन को भी दफना दिया जाता था, ताकि अगली ज़िंदगी में भी आसानी रहे। उनके यहाँ मौत इख्तिताम नहीं है, एक सीढ़ी है, एक स्टेशन है, एक जगह है। बस ये एक थोड़ी देर के लिए रुकना है और फिर कहीं और आगे के लिए चल पड़ना है। और उनकी महंगी महंगी ज्वेलरीज चीज़ें साथ रखी जाती थी। और उनको इस एहतियात से ममीफाई किया जाता था, ममीज़ बनाई जाती थी कि अगर अब आप उन ममीज़ को ऊपर वाली पट्टियों को, उसने लगा था कि मसाला कौन सा लगाते थे। नहीं, अगर आप उन पट्टियों को खोलें तो वो 1.6 किलोमीटर लंबी पट्टियाँ अपने लोगों के ऊपर चढ़ाते थे। आप सोचें, बहुत लंबा फासला है। अच्छा, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। इंसान के अंदर जो वेन्स और आर्टरीज हैं, अगर उनको भी जोड़कर सीधा किया जाए
तो वो तकरीबन 60,000 मील लंबी बनती हैं, जिससे आप किसी भी इंसान के अंदर वाली आर्टरीज वेसल्स अगर जोड़ दें तो दुनिया का 2 दफ़ा सफ़र किया जा सकता है। देखिए अल्लाह की कुदरत। बिल्कुल, और वो एक जिस्म में पैक कर दिया जाता है। इसीलिए जब मम्मी बनाई जाती थी तो उस पट्टी को जब लपेटा जाता था इतनी एहतियात से कि अगर आप उसे खोलें तो 1.6 किलोमीटर लंबा हो जाए। आम बात यह है कि मिस्र में गैब में भी बहुत हकीकत थी, मौत इख्तिताम नहीं था, मौत के बाद बहुत रंगीनी, कई सफ़र थे, वो फारिग तो ना बैठेगा मैशर में जुनू मेरा, तो उनके यहाँ भी आखिर में भी वो जुनून उनका रहता था, इसलिए खादिम उनके मुलाजिम भी साथ ही दफना दिए जाते थे। ओके, अच्छा खुर्रम, कल भी जब हम बात कर रहे थे इरहाम मिस्र की, हमने बात की और आपने कहा कि वो इल्म अब नहीं रहा जिस इल्म के तहत वो कंस्ट्रक्ट हुए। ज़बान क्या थी उस इल्म की, ये भी मालूम नहीं है हमें मालूम है। हम जब इराम मिस्र देखते हैं तो हायरोग्लिफ कहते हैं, यानी कि तस्वीरी ज़ुबान थी, और उस तस्वीरी ज़ुबान के 700 कैरेक्टर्स थे। यानी कि अगर कहना है बारिश है तो शायद छतरी बनी हो, जैसे डॉट्स बने हो, सूरज के मानी सिर्फ सूरज के नहीं होंगे, शायद गर्मी के भी हों। अच्छा, सवाल ये कि उनके पास सिर्फ 700 हरूफ थे, लेकिन इसमें उदासी कैसे बनाएं, यासियत कैसे बनाएं, हैरत कैसे बनाएं, खुशी कैसे बनाएं, तो वो ज़बान कमज़ोर पड़ गई। अंग्रेज़ी में तकरीबन 1,70,000 हरूफ हैं। तो अब जब 1,70,000 के सामने आप किसी तस्वीरी ज़ुबान को रखते हैं तो तस्वीरी ज़ुबान बहुत कमज़ोर है, इसलिए मिस्र की जो हायरोग्लिफिक लैंग्वेज है वो कमज़ोर पड़ गई और फिर ख़त्म होगी। लेकिन अहराम मिस्र पे आज पे बनी हुई मिलती है और वहाँ पे आप पूरी वो देखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। अच्छा। 2 इंसान बने हुए हैं, फिर उन्होंने नेज़ा मारा, फिर वो जानवर मरा, लेकिन वो स्लो भी बहुत थी। लेकिन आप कदीम इंसान के बारे में को सामने रखें तो वो बहुत ही ऑथेंटिक और बड़ी आपको एक इन्वेंशन लगती है उस तरह की ज़ुबान बना लेना। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी बहुत आपसे भी डिस्कशन हुई थी तो पता चला कि मर्द और ख़वातीन दोनों जो है मेकअप करते हैं वहाँ। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे अच्छा लगना तो सबको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन मिस्र में दोनों लोग मेकअप किया करते थे। हमें शवाहिद मिलते हैं ममीज़ में भी और उनकी वही पिक्टोरल लैंग्वेज में भी, उनकी तारीख में भी। और उसकी एक बड़ी वजह जो पता चलती है सबीन वो ये थी कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मुहक्किक हैं, क्योंकि देखिए माजी के ऊपर एम्पेरिकल एविडेंस तो नहीं होता, हम जाके छू के तो नहीं देख सकते, पूछ के नहीं देख सकते, तो हम थ्योरीज डेवलप करते हैं। तो एक तहकीक होती है, एक थ्योरी ये है कि भाई वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसको छुपाने के लिए वो लोग मेकअप करते थे, मर्द भी करते थे, औरतें भी करते थे। स्फिंक्स नज़र आते हैं हमें। स्फिंक्स दुनिया का बहुत, मिस्र की एक ऐसी चीज़ है जो एहराम की बातें करते करते छुप जाता है। उसका जो चेहरा है वो इंसानों का है, जिस्म जो है शेर का है, और जो उसके पर हैं वो एक ईगल के हैं। तो वो कहा जाता है, एक मिथ था, जो लोगों से सवाल पूछता था, गलत जवाब देने पे उनको मार देता था। उसकी याद में इतना बड़ा वो बनाया है, बल्कि शोएब को ज़िंदगी में मौका मिला, बता रहे थे बलूचिस्तान में भी स्फिंक्स है। ये बिल्कुल है स्फिंक्स, प्रिंसेस ऑफ होप के बिल्कुल साथ। जब आप मकरान कोस्टल हाईवे पे जा रहे हो तो राइट साइड पे प्रिंसेस ऑफ होप के साथ स्फिंक्स है। जी बिल्कुल। लेकिन एक बंदे ने बड़ी अच्छी कल परसों में पढ़ रहा था बात लिखी कि स्फिंक्स इंसानों का तर्जुमान है, कि चेहरे तो हमारे इंसानों जैसे हैं लेकिन हमारे अंदर जो है वो जानवरों जैसे हैं। तो स्फिंक्स जो है असल उसका तर्जुमान है कि दिखने में इंसान है लेकिन असल में जो अभी फैसल जावेद साहब भी बात यहाँ पे कर रहे थे कि भाई गीबत कर रहा है, ये कही तो जानवरों की बुराई है ना, तुम क्यों कर रहे हो। तो स्फिंक्स शायद उन सब का तर्जुमान है। दूसरी बात कि मैं आपके सोशल मीडिया को देख रहा था, ढेर सारे लोगों ने सवालात किए, लोगों को यकीन ही नहीं आता कि साइंस के अलावा भी कोई मेथड है। पहली बात, हम एंटी साइंस गुफ्तगू नहीं करें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे साइंस पढ़ें। मेरे तो क्वांटम फिजिक्स वन ऑफ द थिंग्स, कॉस्मोलॉजी के बगैर आगे जानना मुमकिन है। जापान में जूलियन बगीनी दुनिया के 50 बड़े फलसफी में आता है, वो कहता है जापान में जो चीज़ हुस्न ना बन जाए वो इल्म नहीं होती। चाइना में जब तक डिसिप्लिन ना दे दें, बिल्कुल साफ सुथरी करके, वो इल्म नहीं बन सकती। मिस्र में चीज़ जब तक मैजिकल ना हो जाए, जादुई ना हो जाए, बल्कि मंतक साइंस तो वो कर बैठे थे। अच्छा, मतलब वो जादुई हो तो इल्म है, जादुई हो तो इल्म। अब हज़रत मूसा के वाक़े पे चले जाते हैं और अब वहाँ जाके देख लेते हैं क्या हुआ था। फ़िरौन ने अपने दरबार में वो जो जादूगर आए हुए थे, उन्होंने चीज़ें फेंकी, वो सांप बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की से गुफ्तगू फरमाई, वो कलीमुल्लाह थे। अल्लाह ने कहा अपना असा फेंकें, असा फेंका, उन्होंने उन सबको खा लिया। सबसे पहले जो ईमान लाए वो जादूगर थे, उन्हें जादू की हदूद, जादू पर एतबार था, उन्हें जादू की हदूद पता थी। ओके, कि जादू तो हम कर रहे हैं, ये जादू के ऊपर क्या है। तो जो अहम बात हम हमेशा बताते हैं, न्यूटन की फिजिक्स आई, हमने कहा अरे वाह वाह वाह, हम भी मानते हैं। आइंस्टाइन वाली आई, फिर क्वांटम आई, तो आपको पिछला इल्म बिल्कुल ही नापैद लगता है। जादू की हदूद से क्या मुराद है? जादू की हदूद से ये मुराद है, ये बहुत अहम बात है, थ्योरी है। दोबारा मैं फिर सामीन नाज़रीन कहूँगा, इसको एंजॉय करें और इसके ऊपर इसकी लज्जत पहले लें, सोचे ज़रा बाद में। कहते हैं कि जो मिस्र के दरबार में जादूगर थे, उन्होंने रस्सियों के ऊपर केमिकल्स लगाए हुए थे, क्योंकि केमिस्ट्री में, जैसे शोएब ने कहा कि मम्मीज़ के ऊपर वो मसाला लगता था, पिरामिड्स पे लाइमस्टोन लगा हुआ है, तो केमिस्ट्री भी उनकी बहुत अच्छी थी।
तो उन्होंने कोई मसाला लगाया था जिस तरह हमें नहीं रोड पर जाते हुए शराब लगता है जैसे रोड आगे हिल रही है, जिसे इल्यूजन कहते हैं। तो इल्यूजन से लग रहा था कि वो सांप है, हालांकि वो रस्सियां थी। तो उन जादूगरों को अपनी हदूद पता थी। बहुत जो आम मूवीज़ आप इमिटेशन गेम वगैरह या इस तरह की जो और मूवीज़, सॉरी इमिटेशन गेम तो ज़रा और है, जो आप जादू के ऊपर मूवी देखते हैं वो बताते हैं कि एक्चुअली जादू जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मिलके बनती है ना, लोगों को हैरत ज़दा करना। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा फेंका तो वाकई एक लकड़ी सांप बनी थी, इल्यूजन नहीं हुआ था। तो वहाँ पर जादूगर ईमान लाए और फिर जब मूसा ने उन पर जुल्म भी, वो फ़िरौन ने जब उन पर जुल्म भी किया, वो पीछे नहीं हटे थे। पता था ना कि ये जादू से आगे की चीज है, उन्होंने देख लिया था पैगंबरे वक्त है, ये इल्म आम इंसान का हो ही नहीं सकता। एक चीज और खुरम भाई, कोई खेलते खूलते भी थे ये इजिप्शियंस? यार बहुत ही, क्योंकि देखें जिस बंदे ने इल्म मुकम्मल कर लिया हो उसके पास फरागत सबसे पहली चीज़ होती है, या तो फिर वो मोहब्बत बड़ी करता है या खेल कूद बड़ी करता है। तो मोहब्बत की कहानियाँ भी वहाँ मिलती है, खेल कूद की भी। बोर्ड गेम्स बहुत ज़्यादा खेला करते थे। सेनेट एक बहुत मशहूर गेम है, जैकल्स एक बहुत मशहूर गेम है, ये बहुत ही ज़्यादा वो लोग खेला करते थे। सिर्फ खेलते नहीं थे, वो तवातुर में आज तक हम मौसूल कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स गेम है, डार्ट गेम्स है, बोर्ड गेम्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ लूडो बहुत खेली जाती है। और तो उस तरह चेस नुमा जो गेम्स हैं वो गेम्स। और लास्टली तिब के शोबे में कैसे थे? बहुत अच्छे थे। पहला प्रोस्थेटिक लिम्ब यानी कि एक मसनूई पैर मिस्र में उस ज़माने में बना लिया गया था और एक आदमी को लगाया गया था। तो इससे यही हैरत होती है, वो जो शुएब ने पहले बात की। हमें तो लग रही है चीज़ें अब होना शुरू हो रही हैं। हाँ, इसीलिए वो हम जो कल बात करते हैं ग्राहम हैनकॉक की बात, हमें लगता है मिस्र में कोई बहुत अहम टेक्नोलॉजी खो गई है, जो खो गई है, जो इल्म है जो खो गया है, जो एक इल्म है जो खो गया है। लेकिन अगर वो हमारे साथ होता तो बहुत अच्छा था। और हम बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप भी हमसे जरूर शेयर करें सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।